अस्सलामुअलैकुम। क्या वाकई 2023 आम इंतखाबात का साल होगा? क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो इलेक्शन के ऊपर तैयार है, बल्कि मुत्तफिक इस वक्त हो गया है और बजट की मंजूरी के बाद अब इस हवाले से बहुत सारे फैसले जो है वो किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी देख रहे हैं, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि आईनी तरमीम का सिलसिला जो है वो भी जारी है और बिलखुसूस इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर की जो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत तक महदूद कर दिया गया। इस मामले के ऊपर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबिक जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अगले हिस्से में सेनेटर बैरमन तंगी साहब भी होंगे और मोहतरमा सायरा के रुकन कौमी असम्बली हैं, GDA से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। बट फर्स्ट हाफ में जस्टिस वजीउद्दीन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में हालिया तरमीम के जरिए ताहयात नाअहली को 5 साल मुद्दत तक महदूद कर दिया गया। आप इस तरमीम को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ है? जी बिल्कुल। अव्वल तो ये पर्सन स्पेसिफिक है और जाहिर है कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताल्लिका प्रोविजंस हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की है, उनकी तफसीर बयान की है और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इन प्रोविजंस का मतलब ये है कि अगर आपने ये काम किए तो आप ताहयात नाअहल हो जाएंगे मुल्क के किसी भी प्रोविंशियल या फेडरल इलेक्टिव प्रोसेस में जाने के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए, आप एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव मेजर के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप नलीफाई कर रहे हैं। वो कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो काम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप नहीं कर सकते क्योंकि उतनी मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, तो फिर वो उसको आप इस तरह के कवानीन के जरिए कर रहे हैं। सर, एज यू सेड, ताहयात नाअहली का खात्मा सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं होगा, इसके लिए 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम की जरूरत होगी। तो क्या इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर देगी? आप समझते हैं ऐसा होगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि टर्न डाउन कर देगा या नहीं कर देगा, वो तो उनका इस्तेकाफ है और करना भी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनको क्वेश्चन किया जाएगा, बशर्ते कि लार्जर नेशनल स्टेज के ऊपर कोई बड़ा कंप्रोमाइज ना हो, कोई बड़ा फार्मूला एवॉल्व ना हो। जैसे कि मैंने कभी तस्करा था आपसे कहा था, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। उस तरह की बात खुदा न खास्ता अगर ना हो तो फिर ये है कि ये मामला बिल्कुल जैसे नॉर्मल चैलेंज होते हैं अदालतों। अच्छा सर, यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ताहयात नाअहली का मुल्की आइन में कोई तस्करा नहीं, लिहाजा इबहम को दूर करने के लिए आइनी तकाजा पूरा किया गया। लेकिन आप कहते हैं कि इसे अदालती फैसले की प्रोविजन के तनाजुर में देखने की जरूरत है। जी देखें, बात यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को या किसी भी कानून को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई प्रोविजंस ऐसे होते हैं कवानीन में भी और आइन में भी कि जो मुख्तलिफुल नौ होते हैं। अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिट 5 साल कर रहा है तो वहाँ उसने कह दिया हुआ है कि जी ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 5 साल के लिए नाफिजुल अमर रहेगी, नाफिज रहेगी जी। लेकिन जहाँ पर इस तरह की बात नहीं हो और जो डेविएशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी बहुत सीरियस हो, बड़े हाई लेवल के ऊपर हो, तो फिर इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि जब आइन ने खुद किसी पनिशमेंट को लिमिट नहीं किया, उसकी हुदूद का तयन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हुदूद
है ही नहीं। उसकी हुदूद जब तक आप हयात हैं और आपका ताल्लुक अच्छा, सियासत से है। ठीक। जस्टिस साहब, यहाँ ये कहा गया कि जिन जराइम की मुद्दत सजा का तयन आइन में नहीं है, उस तरमीम के जरिए उसे 5 साल कर दिया गया। तो बजाय इसके कि हमारे पार्लियामेंटेरियन हर जुर्म की नौयत को देखकर उसकी सजा के लिए कानून साजी करते, यहाँ सबको बराबर कर दिया गया। तो क्या मुस्तकबिल में करप्शन पर नाअहल कोई भी सियासतदान 5 साल बाद पवित्र होकर दोबारा असेंबली में चला जाएगा, या उसका अहल होगा? ये एक आम पाकिस्तानी के लिए क्या पैगाम है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने इब्तिदा में अपने फरमाया था कि ये जो चीज़ें हैं ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। और अब ये कवानीन कौन बना रहा है? ये वो लोग बना रहे हैं जो कि इस तरह के प्रोविजन से अफेक्टेड हैं, जो जो जिनके 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 फ्यूचर के ऊपर इस तरह की चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो एक बड़ी चीज़ है उसके ज़मरे में भी आती है। न सिर्फ ये कि पर्सन स्पेसिफिक हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं, बल्कि हकीकत जो बड़ी है वो ये है कि वो लोग कानून साजी कर रहे हैं कि जो इसका हदफ है या जिनके ऊपर ये चीज़ पहले ही लागू हो चुकी है। तो ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई जज साहब हैं, उनके बेटी का या बेटे का मामला अदालत में पेश होता है, तो वो उस केस को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? इसलिए कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनका रुझान जो है वो अपनी औलाद की तरफ जाएगा। तो आप कवानीन साजी कर रहे हैं और आप आइन के साथ इंटरफियर कर रहे हैं महज इसलिए कि वो चीज़ जो है वो इन द लॉन्ग रन या इन द शॉर्ट रन। सर मैं यहाँ मुआविन खुसूसी इरफान कादिर साहब को कोट करूंगा, जो कहते हैं कि जज मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल करें, आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने कमीशन बनाया, लेकिन अदालत ने अपनी मर्जी का बेंच बनाकर इस कमीशन को काम करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि जजेस को सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इदारे अपनी अपनी आइनी हुदूद से तजावुज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात ये अर्ज करूं, मैं किसी भी शख्स के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा। देखें, बुनियादी बात जो है वो ये है कि हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, जो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वकील वहाँ जाती है, वो ये है कि मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये फला रिलीफ जो है वो आर्टिकल 199 के मातहत अदालत आलिया या हाई कोर्ट जो है वो ग्रांट कर सकती है। तो वो तो है ही, यानी वो तो है ही इदारों के बारे में। वो तो आर्टिकल 199 जो है वो राह चलते आदमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता। मैं और आप अगर खुदा ना खास्ता किसी सरकारी इमारत को वर्टिलाइज करते हैं तो हमारे ऊपर आर्टिकल 199 अप्लाई नहीं करता। हमारे ऊपर जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ है वो अप्लाई करेगा। लेकिन जहां अदारे डेविएट कर रहे हों, जहां अदारे कानून की पासदारी नहीं कर रहे हों, आइन की पासदारी नहीं कर रहे हों, तो वो तो एक बुनियादी चीज है, बल्कि सिर्फ वही चीज है आर्टिकल 199 के मातहत। तो ये सब बात करने का मकसद और मफहूम जो है वो ये हुआ कि आप जो हैं वो अदालतों को, जिसको कहते हैं, टूथलेस बनाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अपनी मर्जी की बेंच बनाई, अरे भाई, सारी दुनिया के अंदर जो बेंचेस बनती हैं, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वो उसकी डिस्क्रेशन होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है चीफ जस्टिस के पास। वो अपने हिसाब से बेंचेस बनाया करता है। तो आप वो पावर भी लेने की कोशिश की है आपने। जो इससे पहले वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आपने पास किया था, जिसको उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। तो ये गलत बातें हैं। और सारी बात क्या है कि आपकी हुकूमत और आपकी डिस्पेंसेशन का एक ही मकसद है, और वो ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डेविएशंस की हैं, उनको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मुहैया किया जाए और उनको क्लीन स्लेट मुहैया की जाए। सबको कर दी है, सिर्फ एक साहब जो इस वक्त लंदन में हैं उनको नहीं की है। अब ये सारी काविश
वो करने के लिए हो रही है। लेकिन जनाब उनका यह भी कहना था कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, आइंदा भी अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका फायदा उसको भी मिल सकता है, वो भी रिलीफ पा सकता है। तो क्या सर इसे अब के वो जो कह रहे थे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, वही कहा जाएगा? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि भाई पिछले जिस आदमी ने चोरी की वो तो हमने वाइप ऑफ कर दी, उसको इम्यूनाइज कर दिया। अब न सिर्फ वो, बल्कि आइंदा जो चोरी करेगा, जो गिराकटी करेगा, उसके लिए हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दिया कि जी जो पिछले वालों को माफ किया है, आप जो मर्जी करें, आप भी माफ हो जाएंगे। ये कोई लॉजिक है? ये कोई बातें हैं? ये कोई कानून की बात है? ये कोई आइन की बात है? बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद साहब मौजूद थे और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, और जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत जो है उसकी कोशिश है कि रिलीफ भी लिया जाए। बहुत सारे नाम जो हैं वो इस वक्त सामने हैं। अब कहाँ तक ये बात जाती है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या इसको टर्न डाउन करती है या नहीं करती, आगे आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सेगमेंट में सेनेटर बहरामन खान तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे, जबकि रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि GDA की तर्जुमानी करेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। ये इस वक्त जो आप समझ रहे हैं कि वाकई इलेक्शन 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन से पहले जो इंतखाबी एक्ट 2017 का इसमें जो तरमीम हुई, और इस तरमीम के नतीजे में नाअहली ताहयात नाअहली की मुद्दत जो है उसको 5 साल कर दिया गया। तो बावजूद या कतई नज़र इसके कि कोई भी मौजूदा केस उससे हट के, मैं सिर्फ ये बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या आइंदा भी अगर कोई करप्शन में मुलव्वस हुआ पार्लियामेंटेरियन, और अगर वो नाअहल हुआ लेकिन उसके बाद अगले इलेक्शन में वो पाक पवित्र हो जाएगा, अगर हकीकतन ऐसा हुआ तो ये इस मुल्क के निज़ाम पर, जमहूरियत पर और मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? सायरा बानो साहबा जी, आपके सवाल का आधा हिस्सा सुना था, वो मुझे पहले आवाज नहीं आई। सुनिए, पहले कौन से अच्छे इन सब चीजों के असरात मुरतब हो रहे हैं हम लोगों के ऊपर, हम लोगों पे कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं, पहले मुझे ये बता दीजिएगा। और बाकी ये कि 5 साल आज तक क्या किसी पे कोई केस साबित हुआ है? आप कोई साबित कर सके हैं कि इस मुल्क को इस बेदर्दी से लूटा और नोचा किसने है? हम साबित कर सके हैं? नहीं साबित कर सके तो बस जिसने आना है, अब तो वो कह रहे हैं कि दिल थक चुका है, आ जाए, आए आके कि लड़ लीजिए, जमहूरियत को जिंदा कर लीजिए। और बस सब वही बात है कि पहले फिर साबित कर लें कि हाँ इस बंदे ने चोरी की है, फिर उसके बाद आगे नाअहली वगैरह का करें। कम से कम कौम को एक वो लाल बत्ती के पीछे तो ना लगा के रखें। और मैंने आपका सवाल का पहला हिस्सा नहीं सुना था। ठीक, मैं इसी पे बात कर रहा था। तंगी साहब, आपका क्या जनरल कमेंट होगा अगर ये चीज़ हो जाती है? क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन जो है उन्होंने भी ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ करप्शन जैसे किसी अगर किसी की नाअहली होती है, करप्शन किसी एग्जिस्टिंग केस की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो क्या असर पड़ेगा इस मुआशरे पे और इस सियासत पे, तर्ज सियासत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, मैं वजीउद्दीन साहब की किसी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। एज ए पार्लियामेंटेरियन, वो एक पार्टी के नुमाइंदा थे या है मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी उनके साथ होते थे, कभी उनसे जुदा होते थे। लेकिन मैं अपनी बात की तरफ आना चाहता हूँ, आपके सवाल की तरफ, कि मैं केस के नौइयत पे हक में हूँ कि अगर आप पे या मुझ पे या हमारी बहन पे एक केस बन जाता है और फिर मुझे डिस्क्वालीफाई करते हैं लाइफ टाइम, और फिर उस लाइफ टाइम को 5 साल तक करते हैं, 2 साल तक करते हैं या 10 साल तक करते हैं, तो केस के नौइयत को देखना चाहिए कि वो केस कितना नुकसान उसने मुल्क को पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि आप देख ले, चाइना में भी इसी तरह, बाकी कंट्रीज में भी
प्रेसिडेंट को भी डिस्क्वालीफाई किया है, उनको 15 साल जेल में भी सजा हो चुकी है। लेकिन वहां पे फेयर ट्रायल में उन पे साबित हो चुका है और उसके बाद उनको सजा होती है। आप देख लें, मैं इसका एक मिसाल देता हूं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को 1988 के बाद उसको गुलाम इसाक खान ने, सेनेटर सैफ रहमान ने और नवाज शरीफ ने उस पर केसेस बनाए, और फिर गुलाम इसाक खान मरहूम ने मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से एज ए केयरटेकर ओथ पी लिया, फिर केसेस बन गए। फिर सेनेटर सैफ रहमान और नवाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने अटक किला में उसके पांव में बैठकर माफी मांगी, और फिर मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में भी रहे। कोई केस कुछ भी अदालतों में नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी लीडर ने सब कुछ फेस करके 20 साल के बाद पाकिस्तान की आला अदालतों ने मेरी लीडर आसिफ अली जरदारी को बाइज्जत बरी किया। उसके बाद की मेरे लीडर को चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू। मैं कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान की अदालतों पे एक तरफ एक लीडर अपने आप को लीडर बना के कह रहे कि मेरी पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद है, फिर उन अदालतों ने एक पाकिस्तान की लीडर को 12 साल कैद और 20 साल की मुद्दत के बाद बाइज्जत बरी किया है। सर, आपका तो पॉइंट आ गया। या किसी और आई गॉट योर पॉइंट, बट द प्रॉब्लम इज सारा बानो साहबा, अब बात यह है कि क्या ये इंतहाई मुनासिब नहीं होता कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हर केस को, हर जुर्म को स्टडी करते, उसके बारे में कानून साजी करते। ज़ाहिर है कि पार्लियामेंटेरियंस वहाँ इसी काम के लिए बैठे हैं, उनकी यही ड्यूटी है, उनका यही फ़र्ज होना चाहिए। और उसके बजाय इसके कि 5 साल, जहाँ जुर्म की मुद्दत का तयन नहीं है, वो 5 साल आप हर जुर्म को कैटेगराइज करें और उसके साथ उसकी सजाए मुद्दत, ये सारी चीजें होनी, ये आइडियली तो ये होना चाहिए था ना। वो आपकी बात सही है, सब कुछ जो आप कह रहे हैं कि मैं उसको सेकंड करती हूँ कि ये सब चीजों को एक बारीक बीनी से इसका मुताला करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या अभी तक किसी पे कुछ साबित हुआ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सब क्लीन एंड क्लियर चिट लेकर आए हैं यहाँ पर, तो मेरे मुल्क को लूटा किसने? कि यहाँ पर आपको क्या इंसाफ और एहतसाब होता दिखता है कहीं भी? सिर्फ उस नैब एक बनाया हुआ है, उसको वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक इदारा बनाया हुआ है कि एक गवर्नमेंट आएगी तो वो उसके ऊपर केसेस बनाएगी, वो आएगी तो वो उसके ऊपर केसेस बनाएगी। एहतसाब कहाँ है यहाँ पर? इंसाफ कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पर आप एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे किसी को जाने देते हैं और उसके बाद उसमें 4 हफ्तों का लिखा हुआ था, 4 साल हो गए, और जिस दिन उन पे वो सजा आयद होनी थी आपने उससे एक दिन पहले उनको वजीर आजम बनवा दिया। तो देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं है। जितना मर्जी कानून बनाने, बात इंप्लीमेंट करवाने की है। मैं अब बार बार कहूंगी तो कहीं मैं तौहीन अदालत के जुमरे में ना आ जाऊं कि जब आपको चीफ जस्टिस कह रहे हो कि सब्र करें, और ये तो आज शायद इस समय उन्होंने खुल के बोल दिया, वरना ये शुरू से ही एक पैगाम था इस इमारत का कि सब्र करो। कि वो कहते हैं ना, कहीं से सुना था कि बाहर कुछ हो जाता है तो वो उसको सू करते हैं, हमारे यहाँ कुछ होता है तो हम कहते हैं रोजे क्यामत तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हारा गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब बात के रोजे क्यामत तक आ जाए तो बस फिर सब्र ही बनता है। तो आज तक किसको सजा हुई है आप मुझे बताएं? सब क्लीन एंड क्लियर है, मुल्क को बेदर्दी से लूटा, खजाना खाली, लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसने। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि ये जो एक वो कहते हैं ना खाली तस्वीर लगी हुई है, वो एक ब्लैक सा ह्योला होता है, तो मेरा दिल करता है मैं उसमें अपनी तस्वीर लगा दूं ताकि लोगों को कुछ तो तसल्ली हो कि हाँ की शक्ल वाज़िह हो कि इस बंदे ने मुल्क को लूटा है। तो सोच रही हूँ कि ये कुर्बानी दे दूं मैं, क्योंकि बाकी तो सब क्लीन एंड क्लियर है, साफ चिट लेकर बैठे हुए। शायद उनको एरियल से धुले हैं क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। अब राइट, सब राइट कर देगा। ये आपने बैठ के वहां पे जो है वो मार्केटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन ना हमारे कोई स्पॉन्सर हैं इस तरह के हम उनको वो प्रमोट करें। बात सारी है कि तो वो सही है ना, तो वो बताया ना हमें कि दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है, धुल भी जाते हैं वो। अच्छा ठीक जी तंगी साहब, अब बात सारी है कि क्या अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आप समझ रहे हैं कि मुल्क में वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर
जो बात की जा रही है कि कुछ एक ये भी बात थी कि एक निगरां सेटअप, ये मोहसिन नकवी साहब की तर्ज का एक निगरां सेटअप अगले 1-1.5 साल के लिए होगा, क्या डिस्कशन है इस वक्त? देखिए इमरान, सबसे पहले मैं सायरा बानू साहबा के एक सवाल का जवाब देता हूं कि उसने कहा कि एक हुकूमत आ जाए दूसरी पे मुकदमात बनाए और दूसरी हुकूमत आए तीसरी पे मुकदमात बनाए। मैं सायरा बानू साहबा को बताना चाहता हूं कि 2008 में जब इत्तेहादी हुकूमत बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो 2008 से 13 तक किसी भी बंदे पर कोई केस नहीं बना है, कोई सियासी कैदी नहीं था, बल्कि हमारी हुकूमत में धरने हो चुके हैं, वहां गोली नहीं चली थी, वहां पर किसी के मर्डर नहीं हुआ था, वहां हमने पर किसी पर FIR नहीं कटवाया है। ये तारीख गवाह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती हैं और डायलॉग्स पे यकीन रखती हैं, बैठ कर एक मसले का हल निकालना चाहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का शुरू से, जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब वो हुकूमत में होते हैं, हमने हमेशा टेबल टॉक्स पे और तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करने पे यकीन रखी है। अभी मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन, तो मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा असेंबली की मुद्दत पे पूरे होने पर जोर दिया है। अभी अगस्त में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल स्वात में जलसा किया है, एक हिस्टोरिकल जलसा था, उसमें भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये इस बात पे जोर दिया है कि इलेक्शन वक्त पे हो और तमाम जमातों को हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले और अपने अपने मैंडेट, अपना मैनिफेस्टो आवाम के सामने रख लें और इलेक्शन लड़े। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होगा अपने वक्त पे। नहीं, असेंबली जो है वो कबल वक्त डिसॉल्व की जाएगी 90 दिन के हवाले से, या वक्त पर होगी और 60 दिन में आप इलेक्शन में जाएंगे? आप अगर तैयार हैं तो क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी भी तैयार है इस वक्त, और बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून? क्योंकि कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि इत्तेहादी हिम्मत पकड़ें और इलेक्शन में जाएं, लेकिन तलाल चौधरी ये कहते हैं कि हम तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए, लेकिन हमें ऐसे इलेक्शन नहीं चाहिए जैसे कि आज़ाद कश्मीर में हुए या मेयर कराची का इलेक्शन कराची में हुआ। ये भी बताइए सर। देखिए इमरान, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जब हम असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने पर जोर देते हैं, चाहे वो एक दिन पहले भी आप असेंबली तोड़ दे, तो ये कानूनी तौर पर वो बात नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 2018 से लेकर 2023 तक असेंबली अपनी मुद्दत पूरी की है। तो असेंबली की मुद्दत जितनी है वो पूरी करें और फिर कानूनी तौर पर 60 डेज में इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर 60 डे में इलेक्शन हो। जहां तक तलाल चौधरी की बात है कि हमें इलेक्शन चाहिए, हम इलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर और कराची जैसे इलेक्शन हम नहीं चाहते हैं, तो ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन फिर नून ग्रुप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के मेयर को वोट दिया है, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम उन जमातों का शुक्रिया अदा किया है कि जिन जमातों के काउंसलर ने और चेयरमैनों ने हमें सपोर्ट किया है। अभी मैं आता हूं कि इत्तेहादी जमातों के बारे में मैं समझता हूं कि इत्तेहादी जमातों की मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ नजरियात होते हैं और अपना अपना मंशूर प्रोग्राम भी रखते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों पे उनकी अपनी अपनी पार्टी में बात होती है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में मतलब हम खुल के बात करते हैं, हमारे CC मेंबर खुल के बात करते हैं और चेयरमैन साहब उनको इजाज़त भी देते हैं कि खुल के बात करें ताकि मुझे फैसला करने में आसानी हो। हम समझते हैं कि हम कानूनी तौर पर, आईनी तौर पे, पार्लिमानी तौर पे, नजरियाती तौर पे हम समझते हैं कि आईनी मुद्दत पूरे होने दे असेंबलियों की और फिर इलेक्शन हो। ठीक है। अच्छा जी, सायरा बानो साहब, बात यह है कि ऐसा क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऐसा कि उनके जो इत्तेहादी जमात है वो ये कह रही है कि जनाब आज़ाद कश्मीर और मेयर कराची वाले इलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, तो कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से? देखिए, ये तो आप तलाल चौधरी को ही बुलाकर पूछ लीजिए कि उसके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है। अगर मैंने पहले ही कहा है कि अगर सिंध से एक ट्वीट आती है कि नेक्स्ट अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो साथ ही फिर हिना परवेज भट्ट की ट्वीट आ जाती है कि अगली वजीर आजम मरियम नवाज। तो सारी कहानी तो इसी में छुपी हुई है। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, तलाल चौधरी तो पहले भी बहुत कुछ बोलते रहे हैं। तलाल चौधरी के तो बयानात देख लें, वो तो पहले भी पीपल्स पार्टी के क्या कहते हैं
चेयरमैन साहब के लिए और ठीक भी है, तो मतलब अब बहुत जैसे ऐसी गलत ज़बान जैसे किए। जैसे ये इलेक्शन करीब आएंगे तो इस वक्त जो इत्तेहाद है जाहिर है कि फिर वो रंग आसमान मुख्तलिफ बदलेगा और ये सारी चीजें फिर एक नॉर्मल वो नॉर्म्स का हिस्सा बनती जाएंगी। अभी आपको बताऊं भी या ना बताऊं, कुछ इस सूरत हाल पर डिस्कस हुई थी, हाँ हाँ बाद में बताएं बताएं। बोला था कि फिल्म तो अभी दिलचस्प मराहिल में दाखिल हुई है, हाँ हाँ अभी तो डिसाइड होगा विलेन कौन है, हीरोइन कौन है, आशिक कितने हैं, ये सब कास्ट हो जाए, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। या इतनी जल्दी में जो कच्चा पक्का बनता है तो वो फिर खाना खाने का मजा नहीं आता। चले क्लाइमेक्स ही बता दें, क्लाइमेक्स बता दें अगर आपके जहन में है या आप फोर्सी कर रही हैं तो। क्लाइमेक्स देखिए क्या हो, मैं एक वही कहते ना कि पहले भी कह चुकी हूँ कि शतरंज का ही खेल है, कि ये खेल है, खिलाड़ियों की ये जंग है, बस ऐसे ही है। क्या वो होगा, नून लीग अगर 2-3 उनको उनके हिसाब से, एक तो वो मिठाइयाँ बहुत जल्दी खाते हैं, उनके हिसाब से अगर कुछ उनको 1-2 चीजों में अचीवमेंट हुई है, या वो समझ रहे हैं कि पंजाब में मतलब उन लोगों ने इस तरह वो किया है तो, और कुछ चीजें उनके हक में हैं तो वो फिर भूल जाते हैं। तो ये भी समझ रहे हैं कि भाई ये जो IPPs है वो उनके पलड़े में बैठेगी, क्योंकि अभी तक तो वो कोई उसको ऑन नहीं कर रहा। ऑन चौधरी तो है उसमें जो कि SAPM है नून का, नुमान लंगड़ियाल जो कि SAPM है, लेकिन वो IPP में। तो कुछ समझ आ रही है आपको ये कहानी कि ये चल क्या रहा है, मतलब कौन बेवकूफ है, वो बंदे वहां के उधर से बंदे लिए जल्दी जल्दी में पकड़ के, आपने नहीं, वो तो जल्दी जल्दी हांडी बनाते हैं तो वो उसका ना रंग होता है ना कुछ होता है, कच्चा पक्का मलगूबा रखते हैं, ऐसे सामने तो रख दिए। अब हांडी में मसाले तो पूरे हैं, अब बस आग लगाने की देर है। अब ये कौन लगाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये सब मसला ये है ना, मसला ये है कि आग लगाने में बजाय इसके कि वो पके कहीं जल ना जाए। तंगी साहब बस देखिए ना, धीमी आंच पे पकाना चाहिए। हाँ। वो इतनी जल्दी में फिर टेस्ट भी नहीं आएगा, और बस एक ऐसे सामने तो वो चीजें अलग अलग ही सामने तैरती नजर आएंगी। तो बस ये कि नून को अगर ये, अब वो वही बात है कि उनको हकीकत समझनी चाहिए कि क्या है, और इसमें थोड़ा पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, उनके जनूबी पंजाब की तरफ कैंडिडेट भी थोड़े वजनदार है। अल्टीमेट जो है इस वक्त नून लीग जो है वो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में शायद ना हो, या लेकिन फिर भी तंगी साहब आप क्या तज्जिया पेश करेंगे, क्या किस तरफ सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है, और क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है थोड़ा सा वक्त उसको दरकार है क्योंकि उसका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दाव पर लगाए इन सारी चीज़ों में? देखिए इमरान साहब, मैं सायरा बानो की बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, या हिना भट्ट की कुलसूम नवाज के मरियम नवाज के बारे में, मैं समझता हूं कि जो पार्टी ग्राउंड में उतरती है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके वर्कर्स को, उनकी लीडर्स को, उनकी मैनेज को ये हक सियासी तौर पे हासिल है कि वो कहें कि मेरा लीडर वजीर आज़म बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान या बाकी हम सबको ये हक है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हम काम करें, हमें मैनेज ज़्यादा ले आए और फिर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, और इंशाल्लाह होगा। लेकिन अगर मेरी इस सोच पे, अगर मेरी इस बात पे कोई आदमी पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं कि बैरमन तंगी आप क्यों ये कह रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो आप ये न कहें। और अगर आप ये कहते हैं तो इट मीन्स कि आपने कोई धांधली का प्रोग्राम बनाया है। तो पीपल्स पार्टी की एक मिसाल मैं देता हूं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 10 दिन पहले चला गया, तो उसी वक्त आप जैसे और बाकी साथियों ने भी चैनलों पे बैठ के कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्पेस दे दिया और उसको वहां हुकूमत देने चाहते हैं। तो मेरे चेयरमैन ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीर की कि मैं 10 दिन पहले इसलिए आया हूं कि मैं हर घर पे पहुंचूं, हर तहसील पे पहुंचूं, मैं पीपल्स पार्टी के वर्करों से मिलूं और मैं अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं गिलगित बल्तिस्तान में हर उस जगह पे पहुंचूं। मैंने 10 दिन इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को दिया, और फिर जब नतीजा आ गया तो पीपल्स पार्टी हार गई। तो हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये कि इस वक्त पाकिस्तान के खैबर से कराची तक
एक नारा है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जनरल मासिस का भी ये नारा है। तो फिर मैं एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान जरूर ये कहूंगा कि जब आवाम ये कहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो फिर मेरा तो काम है कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, मैं इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं, ठीक है। और मैं ज्यादा इमेनेस बनाऊं ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बने। अगर मेरी इस सोच पे भी कोई आदमी पाबंदी लगाते तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। ओके। सारा हर एक आदमी को हक है सारा कि साहबा, हमने सारा डिस्कस किया, पीएमएलएन को डिस्कस किया, पीपल्स पार्टी को किया, इत्तेहादी जमातों को किया। बात सारी है कि इलेक्शन के हवाले से खुद जीडीए जो है उसका क्या नुक्ता नज़र है, वो उसकी क्या हिकमत अमली होगी, और आप लोग किस तरह से देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन को? आने वाले इलेक्शन को अब इसमें भी एक कोई ना कोई पहलू निकला है आपका। जी, नहीं पहलू नहीं बानू साहब को दावत भी देता हूँ। नहीं, पीपल्स दावत पार्टी में क्या आने पीपल्स की। पार्टी में आने की? प्रचार जी, सत्ता जी, आने जी। की। नहीं, पार्टी में आने की। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी पार्टी है, पीर साहब पगारा के फॉलोअर्स हैं। और पत्थर भले को कीमती पत्थर ना, पर अपनी जगह पर पता अच्छा लगता है। तो मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि जो एक वफादारी है ना, वो पार्टी में हो, जिंदगी में हो, मोहब्बत में हो, वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर इंसान नहीं है। तो क्या कहते हैं, और बिलावल साहब के लिए तो हमारे पीर साहब पगारा कह चुके हैं कि ये बिलावल हमारा है। तो हम उनके उस पेशन गोई को उस इज्जत की निगाह से देखते हैं, और उनको भी है। ना, इसमें पीर साहब जो प्रिडिक्शन करके गए हैं, वो इसमें कुछ ना कुछ है। आने वाला वक्त कुछ बताएगा आपको। बिलावल सबका है, बिलावल सबका है, वो उसका प्यार सबके साथ है। चले जी, पीर साहब ने कहा बिलावल हमारा है। तो देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हालांकि देखिए मुल्की हालात पे दिल कुड़ता है, लेकिन मैं अब आपको भी बोल रही हूँ कि अभी जो वक्त है, ये सिर्फ किनारे पे बैठ के ऐसे हाथ रख के और ये सब कुछ देखने का है। तो जिस वक्त ये इलेक्शन का फैसला हो जाएगा, इलाके तकसीम हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। सल्तनतें कायम हो जाएंगी, सल्तनतें कायम हो जाएंगी, इलाके तकसीम हो जाएंगे। ओके, देखिए, माल बंटने पे झगड़ा होता है, कहानियां नहीं पढ़ी, फिल्में नहीं देखी आपने, तो वो अभी हम सिर्फ किनारे पे बैठकर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसे बैठे हुए और देख रहे हैं। तो जब ऐसे सब सेटल डाउन होगा, फिर हम अपने घोड़े मैदान में उतारेंगे। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरमन तंगी साहब और सायरा बानो, दोनों हमारे साथ इस सेगमेंट में शरीक रहे। आज के प्रोग्राम नहीं, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।